नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग क्विज चालू कर दिए। कल का क्वेश्चन क्या था मेरा? मोबाइल फोन का। हाँ, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन लूथर ने किया था। किसने? मार्टिन कपूर ने किया था। किसका? तो मोबाइल फोन का। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है दोस्त। अगला मेरा क्वेश्चन है कि बताइए कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीखा जी का माँ ने कब तिरंगा ध्वज को या भारतीय ध्वज तिरंगा को कब फहराया था? ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन होगा। अगर आपको यह क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा मैं अगले क्विज में जरूर बताऊंगा। नहीं, ठीक है। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन से आगाज करते हैं दोस्त। प्लीज आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा, वीडियो छोड़िएगा नहीं। ठीक है, लगातार वीडियो को देखते रहिए, ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए। ठीक है, पर डे आप लोग क्विज सुनिए। क्विज सुनने से हमेशा फायदा ही करेगा, कभी आपको नुकसान होगा ही नहीं। नहीं, सही बात है कि गलती? सही है। ठीक है, आइए। पसीने का मुख्य उपयोग दोस्त, पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित करने में किया जाता है, यानी रखने में किया जाता है। यानी पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो शरीर के ताप नियंत्रित रखने में, शरीर के ताप नियंत्रित रखने में। ठीक, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, जिससे हमें आरामदायक फील होता है। हमें आरामदायक फील होता है। कोई दिक्कत है? मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। बहुत सुंदर। वाष्पीकरण के कारण क्या होता है कि उसका गुप्त ऊष्मा जो है ना बाहर की ओर निकलता है। समझ रही हो ना? जब गुप्त ऊष्मा बाहर निकलेगा तो अंदर क्या होगा? ठंडा। मामला समझ में आ रहा है ना? इसीलिए भाई साहब गर्मी के दिनों में लोग घड़े में पानी रखते हैं। ठीक, वो पानी क्या करता है कि धीरे धीरे मिट्टी के छिद्र से रिस कर, ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा केशिकत्व की क्रिया भी होता है। जो रिस कर बाहर आता है ना, तो केशिकत्व की क्रिया भी वहां आ रहा है, जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों से बाहर निकल रहा है पानी। ठीक है, अब वो क्या होता है कि बाहर आता है तो एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो वहां वाष्पीकरण की क्रिया होती है। अब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो अंदर से गुप्त ऊष्मा क्या होती है? उसका कम होता है, गुप्त ऊष्मा, जिससे वो क्या होता है? पानी ठंडा होता है। पानी ठंडा होता है। नहीं, बेवजह ना मुस्कुराया करो, कोई दिक्कत है? देखो, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। कहां पर? तो चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस तथा शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के दो प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया, तो दोनों में से वह प्याला जो कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा, तो तापांतर समान होने के कारण दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों के बीच के जो तापांतर है ना समान है। क्या बोल रहे हैं? दोनों के बीच के, कहने का मतलब है कि जो चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस है ना, लेकिन चूरू में जल का तापमान 95 डिग्री है। दोनों का अंतर निकालिए। ठीक है, और यहाँ 24 डिग्री है तो यहाँ 71 डिग्री है। दोनों का अंतर निकालिएगा ना, 24 और 71 का, 48 और 95 का, तो क्या आएगा? इक्वल आएगा। यानी तापांतर मेरा ताप में अंतर क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि तापांतर समान होने के कारण दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे। यानी कमरे के तापमान पर दोनों क्या होंगे? एक ही समय में पहुंचेंगे। कोई दिक्कत नहीं। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उष्म वाला होता है। जब मौसम उष्म वाला ना उछले रहला एकदम, ठीक है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उष्म वाला होता है ना। खूब हम लोग बोलते हैं भाई साहब के खूब आ जाओ औसले बा, क्या कहले बा? खूब औसले बा, तो उसी वाला को उष्म वाला होता है। कोई दिक्कत ना। शुष्कता दशा संदर्भित है तो निम्न आर्द्रता से। शुष्कता दशा संबंधित है किससे? निम्न आर्द्रता से। देखिए
कथन कर रहा है ए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। सही है कि गलत है? बढ़ता है। अरे ऊंचाई बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक क्या होता है? और जब क्वथनांक बढ़ेगा तो इसीलिए क्या होता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में देरी होता है, कठिनाई होती है। नहीं पुष्पा बोलो, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। यानी ऊंचाई के साथ क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है? बढ़ता जाता है। जबकि क्या है दोस्त कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। अच्छा ये बताओ कि क्वथनांक यहाँ घटता है, गलती है कि सही? अच्छा ठीक है, क्वथनांक घटेगा ना तब ना जल्दी जल्दी घटे ये थी करने लगेगा, उबलने लगेगा। तो ठीक तो दे रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट घटता है। क्या करता है? मुंह से बोलो। ठीक है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। क्योंकि जो हमारा इसमें रक्त है ना, वह वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दाब डालता है। सर कम दाब डालेगा तो क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब से कम दाब रहेगा तो ये बाहर फट जाएगा। क्या हो जाएगा? इसीलिए क्या होता है कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर नाक से ब्लड निकलने लगता है। मामला समझ रही हो? कहा है कहा कि वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे क्या होता है कि बाहर से क्या होता है, अंदर का चीज बाहर निकलने लगता है। जैसे कलम वलम के नींव निकल जाए। ठीक है, अगर एक लड़का इसी पर पूछ लिया था भाई साहब कि अगर सर लूज मोशन हुआ है, जिसको समझ रहे हैं आप? मतलब समझ गई? लूज मोशन माने हमें ढेर के नहीं के बुझात। लूज मोशन का मतलब भाई साहब कि जैसे पेट खराब होना तो अगर ऊपर सर पूछ दिया था कि अगर ऊपर वायुमंडल में वो उड़ रहा है किससे, तो जहाज से, एरोप्लेन से जा रहा है, तो क्या उसको लूज मोशन बार बार लगेगा? तो जी ऐसा अब तो हम नहीं जानते हैं ठीक कि इतना प्रभाव डालेगा, लेकिन ये जो कॉलम के नींव जो है ना बाहर निकल जाता है अल्प क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब घट जाने के कारण। ठीक ना? तो अब वो बाहर फेंकता है जल्दी कि नहीं? अब तो ऐसा अनुभव नहीं है, आज तक पढ़े नहीं है। अब आप लोग अगर जैसा भी बुझा रहा है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। नहीं तो इसके जैसे चुपचाप सुनिए। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। हाँ, मुंह खुला है। ठीक है, तापमान में वृद्धि के साथ, देखिए ये गलत है। यानी तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता क्या होती है? घट जाती है। अगर तापमान में वृद्धि करेंगे ना तो ग्लिसरीन की श्यानता क्या होगा? घट जाएगा। कोई भी चीज की श्यानता तापमान बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर। तापमान में वृद्धि के साथ अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। नहीं, ध्यान से सुनिएगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। अब यहीं पर पूछता है कि तापमान वृद्धि में गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे अधिक बढ़ती है। सबसे रैंडमली माने अचानक, सडनली। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पहले के जमाना में सब जानते हैं, दादी वादी खाना का पर बनाती थी दाल वाल किसमें? तो तसला में। लेकिन अब क्या हो गया है कि मम्मी जो अब 5 स्टार होटल आया है, कहने का मतलब है कि जो नया जमाना के आई है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि वो सब जो है ना प्रेशर कुकर का खाना खा रही है। किसका? प्रेशर कुकर के। खास करके नयका नहर जो कोने आ रही ना भाई साहब, वो और कुकरे में बना के चावलों खा रही है, कहेंगे मीठ लगता है, गैस के बीमारी हो जा रहा है। समझ रहे हैं ना? लेकिन क्या कीजिएगा, क्योंकि खाना उससे क्या हो रहा है? जल्दी पक रहा है। दाल भी कुकर में जल्दी पकता है, चावल भी, या कोई भी चीज, मुर्गा मसलम जो भी खसी का मीट हो, ये सब भी पकता है। ठीक है, आइए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। बहुत सुंदर। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को क्या करता है? बढ़ा देता है। यानी दाब बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। आइए तो
अब हम लोग बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हाथा यानी हैंडल लगा होता है। नहीं, कुकरवा में करीबा जो होता है ना पीछा पकड़ने वाला, वो एबोनाइट का होता है। किसका? एबोनाइट का। भाई साहब वो एक बार अगर टूट जाएगा ना तो उसको सोचिएगा कि कूड़ा कचरा वाले को बेच दे जो आता है लेने के लिए, तो वो नहीं लेगा, क्योंकि वह सिंथेटिक और संश्लिष्ट होता है ना। तो कौन सा होता है? सिंथेटिक। और एगो कौन सा होता है? सिंथेटिक होता है। ठीक है, यानी अब वो एक होता है जो कि परमानेंट फिक्स होता है दोस्त, वो होता है। तो ये क्या करता है ना कि एक बार अगर बन जाता है ना तो इसको दोबारा आप रीयूज नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। कौन सा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इसलिए एक बार अगर बन गया ना दोस्त तो दोबारा आपको, ठीक, तो किसका बना होता है हैंडल? एबोनाइट का हाथा होता है। किसका बना होता है? एबोनाइट का। ठीक है, एबोनाइट मजबूत होता है। देखिए ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, कह रहे कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। कह रहा है कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है। तो देखिए ऊपर के छेद के क्षेत्रफल पर व उस पर रखे गए वजन पर, यानी जितना ही कुकरवा में अगर ठूस के भर दीजिएगा ना तो वो बेचारा सड़ जाएगा। यानी वो भी उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा डिले यानी देर हो सकता है। ठीक है, यानी ये डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना अमाउंट डाल रही हैं, यानी कितना उसमें खाना की सामग्री डाल रही है। और दूसरा चीज जो सीटी निकल रहा है ना छिद्र ऊपर में, तो उसका कितना एरिया है, क्षेत्रफल है, दोनों चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्त बने रहिए वीडियो में। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निर्भर करता है तो ढक्कन में छिद्र के क्षेत्रफल पर, और दूसरा ज्वाला का तापमान, कितना आप ताप दे रही हैं ये भी डिपेंड करता है, और ढक्कन का भार पर भी, यानी कितना उसमें ढक्कन का भार है इस पर भी डिपेंड करता है। नहीं, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन क्या होगा? घटेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन नहीं। घनत्व की बात करें ना दोस्त तो 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ेगा और उसके बाद में 4 डिग्री सेल्सियस के बाद घनत्व, कोई दिक्कत है? इसका डायग्राम के साथ हम वीडियो एगो भेजेंगे जिसको आप बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, इसको इतना डायग्राम पर अच्छा से बता देंगे ना कि आप आजीवन बरकरार रहेगा आपका नॉलेज। खुद ही कहते हैं। आइए कह रहा है कि यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले क्या होगा? घटेगा। पहले 10 डिग्री 9 डिग्री था तो पहले क्या होगा? घटेगा और बाद में बढ़ेगा। यानी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? घटेगा। फिर 4 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे आएगा तो वहां पर क्या होगा? घटेगा। और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो वही 9 डिग्री सेल्सियस है ना, 9 डिग्री सेल्सियस से गिर कर क्या हो रहा है? 3 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है, तो इसका आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथन को क्या पढ़ना है, इधर आइए। कह रहा है कि पानी से भरी हुई डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। यानी पानी से भरी हुई डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर जल का आयतन इसीलिए भाई साहब कई बार क्वेश्चन पूछा करता है कि ठंडे प्रदेशों में जो नाली होता है ना, पाइप का जो ट्यूब होता है, पाइप का जो नाली है वो फट जाता है, क्योंकि ठंडे के दिनों में हिमांक क्या होता है? बढ़ जाता है, और हिमांक बढ़ने से क्या होता है कि बर्फ का आयतन बढ़ जाता है, जिससे पाइप फट जाता है। बहुत सुंदर। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या रहेगा? वही रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। वाह। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघछन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। साफ रात के भाई साहब। आइए तो बढ़ते हैं पहले।
देखिए, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है। कैसी होती है? गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। जो बादल होता है ना, वह पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करती है? परावर्तित करती है। क्या करती है? परावर्तित करती है। ठीक है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। जो बादल होता है ना, वह पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि श्वसन की दर घट जाती है। यानी उसमें रेस्पिरेशन सिस्टम यानी श्वसन की दर क्या होती है? घट जाती है। श्वसन की दर घट जाती है। कोई दिक्कत? करे कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में क्या होगी? वृद्धि होगी। और अधिक ऊंचाई पर जाएगा ना, तो वह अपने आप क्या हो जाएगा? फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। कोई दिक्कत है? वो अपने आप क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ठीक। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्र हमें क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं। ऊनी रेशे किसके बने होते हैं? एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं, जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अर्थात सर, ये सही है और आर गलत है। यानी ऊष्मा के क्या है? ऊनी वस्त्र ऊष्मा के सुचालक है। समझ रही हो ना? ऊष्मा के सुचालक है। ऊनी वस्त्र हमें कैसे धैले रहा हाथ में? तो चलो, ऊनी वस्त्र हमें क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्र हमें क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। सही कथन देखिए ध्यान से दोस्त। कह रहा है कि सही कथन नहीं है, तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। गलत है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसीलिए बादल के दिनों में, बादल अगर छाया रहेगा ना और ट्रेन का सीटी डिहरी मारेगा ना, तो लगेगा कि हमारा भिरिया से पास कर रहा है ट्रेन में। यानी ऐसा फील नहीं होगा। कहने का मतलब कुछ ना कुछ सीटी सुनाई देगा। समझ में आ रही है बात हम जो कह रहे हैं? ठीक है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप बहुत आराम से सोइएगा कि बेचैन हो जाइएगा? क्या हो जाइएगा? शुक्रिया। करेगी कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए, तो दरवाजा के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? कि घटेगा, ठंडा हो जाएगा, बढ़ेगा? दोस्त देखिए, अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अपने कमरे में अगर खुला छोड़ दीजिएगा ना, तो उसका क्या होगा कि कमरे का ताप बढ़ जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ये खुला छोड़ के एकदम हम ठंडा ठंडा हवा ले रहे हैं। ऐसा नहीं, ना ना ना। उसमें फ्रीऑन होता है। किसमें? रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? फ्रीऑन होता है, जो प्रशीतक होता है, जो कि वायुमंडल से कांटेक्ट में आते ही क्या करता है कि हीट में चेंज होता है। यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो तुरंत क्या कर लेगा? रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? उष्मा में। गर्म हो जाएगा। पूरा रूम का टेम्परेचर जानते हैं भाई साहब? गर्म हो जाएगा। इसलिए आप भुलाई लो, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलिएगा नहीं रूम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए, तो उसे पुनः मूल आयतन प्राप्त कर पाने के लिए गर्म किया जाए, तो उसका तापमान कितना हो जाएगा? 327 डिग्री सेल्सियस। कितना? 327 डिग्री सेल्सियस। रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे तथा ध्वनि तरंगे में से वह जो यांत्रिक तरंग है, तो ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है? यांत्रिक तरंगे, यानी मैकेनिकल वेव है। कौन है? मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे है। रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, एक्स विकिरण, गामा किरण में से अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। तो ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंगे कैसी है? अनुदैर्घ्य तरंगे है। कैसी तरंगे है? अनुदैर्घ्य तरंगे है। वायु में ध्वनि की तरंग होती है। कैसी? वायु में ध्वनि की तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। बहुत बढ़िया। दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित करती हैं तो आयन मंडल से। यानी दीर्घ रेडियो तरंगे जो है ना, परावर्तित होती है किससे? तो आयन मंडल से। किस मंडल से? आयन मंडल से। कोई दिक्कत है? बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर द्वारा। कौन द्वारा? आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर का मतलब जानते हैं दोस्त? आयन मंडल।
आयनोस्फीयर कहने का मतलब है कि आयन मंडल, ठीक है। यानी बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है किस मंडल द्वारा? आयनोस्फीयर, यानी वो जो आयन मंडल द्वारा, आयन मंडल द्वारा, ठीक है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में से जो स्तर उत्तरदायी है वह है आयन मंडल। यानी कह रहा है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण, कौन तरंग के? यानी रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए कह रहा है कि वायुमंडल के स्तरों से, वायुमंडल के स्तरों से जो स्तर उत्तरदायी है वह है आयन मंडल। कौन मंडल? आयन मंडल। प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेट में से वे तरंगे जो शून्य में संचारण नहीं कर सकती है, तो ध्वनि, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, कोई दिक्कत? अच्छा जी। कॉस्मिक किरणें कौन सी है? तो आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें कैसी है? आवेशित कण है। कैसी है? आवेशित है। ठीक है दोस्त, अब हम लोग इतिहास में बढ़ते हैं। देखिए मुगल चित्रकला में दोस्तों, इतिहास अब स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। कह रहा है कि मुगल चित्रकला ने उन्नति की किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। यानी जो चित्रकला था, तो कह रहा है कि मुगल चित्रकला उन्नति की तो जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के पहाड़ी, कह रहा है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं तो चित्रकला की। यानी यह कौन सी शैली को प्रदर्शित करता है? तो चित्रकला की। यानी पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, ये सब चित्रकला के तरीका था, चित्रकला का शैली था, नहीं कि स्कूल था। ये सब स्कूल नहीं था, ये एक प्रकार के क्या था? तो शैली था। बात समझ में आ रही है ना? क्या आ रहा है? ठीक है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ तो अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में। अगर कहेगा कि चित्रकारी के लिए सिनेमा की व्यवस्था, सॉरी, चित्रकारी के लिए फैक्ट्री कारखाना किसने बनवाया था? चित्रकारी के लिए, चित्रकार के लिए हुमायूं, ना कि जहांगीर। बताया था ना कि यहाँ पर धक्का लग जाएगा भाई साहब। देखिए जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो था चरमोत्कर्ष पर था, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमेशा यही सही होगा। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि किसने चित्रकला के लिए कारखाना स्थापित किया था, तो किसने? हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने। कोई दिक्कत? बने रहिए। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है, किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह है चित्रकला। कौन है? चित्रकला। यानी किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह है चित्रकला। कौन कला है? चित्रकला। वह मुगल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार यानी एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया, वह कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। कांगड़ा स्कूल क्या था? तो चित्रकला का एक शैली था, चित्रकला का एक राजपूत स्कूल क्या था? तो चित्रकला का एक शैली था, बहुत बढ़िया था। वह एक संगीत वाद्य जिससे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र था? वीणा बजाता था। और सबसे पुराना वाद्य यंत्र अगर पूछ दे भाई साहब तो कौन सा है? बहन साहब, वीणा। कौन है? अब कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं? बांसुरी। कौन सुरी? बांसुरी ना जी। मानिए देखिए प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तो तोड़ी। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तोड़ी। कौन सा? तोड़ी। ठीक ना? याद रखना दोस्त कि प्रातः काल में गाई जाने वाला राग के नाम क्या है? तोड़ी। ठीक है। अच्छा, तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ठीक है। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए थे तो 5 संगीत अर्चना केंद्र, यानी 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे। कोई दिक्कत? कोई डाउट नहीं है? आइए तो लाइन पर। अकबर के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। कौन कौन सर? तो तानसेन एवं हरिदास। कौन कौन? तानसेन एवं हरिदास। ठीक है ना?
राम सीता राम। तो बताइए राम सीता राम यानी राम सिया सिक्का, सिक्कों पर राम सिया किसने लिखवाया था? तो अकबर। कौन सा? अकबर। बहुत सुंदर, कोई दिक्कत है? अकबर। आइए, तानसेन का मूल नाम पूछ देगा था रामतनु पांडे। बाप रे, पेपर में हजारों बार कि तानसेन का मूल नाम क्या था यानी वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। यानी देखिए तानसेन उसका संरक्षण था ना अकबर के, ठीक ना? टोडरमल वित्त मंत्री था, तानसेन गायक भी था। तो अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा पूछ देगा कौन है? तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। भाटा का राजा कौन है? ओहो, रामचंद्र सिंह। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, तो वह थे अकबर। यानी वह ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो वह कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। बहुत सुंदर, कितना सुंदर, बहुत सुंदर। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था किसने? तो लेडेल और रस्किन ने। किसने? लेडेल और रस्किन। कोई दिक्कत है? गुलबदन बेगम की पुत्री थी। गुलबदन जो बेगम थी ना, वह किसकी पुत्री थी? तो बाबर के। बाबर के बेटी कौन थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे। गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना कौन की? यानी बाबर के बेटी गुलबदन और बाबर के बेटा हुमायूं। यानी हुमायूं के क्या रहे? यानी बाबर के ही पुत्री रहे। बाबर के पुत्री तो एक फुआ रहे, एक और फुआ के और हुमायूं के। हाँ, बाबर के बेटा कौन रहे? बाबर के बेटा हुमायूं। तो हुमायूं के बहिन रहे और कमना के अकबरवा के क्या रही? फुआ। अकबरवा के फुआ। अब फुआ ना समझ रहे हैं तो बुआ। कौन सा? बुआ। घरे बनाइए फुआ। खूब खेलिए जुआ। बहुत तेज। ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसे ही मजाक थोड़ा बहुत चलता है, आप लोग तो जानते हैं। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, मदरसा ए बेगम कहलाता था, स्थापित किया था किसने? तो महाम अनगा द्वारा। महाम अनगा द्वारा। महाम अनगा द्वारा। ठीक है। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल है। कौन मंजिल है? खैरुल मंजिल है नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? तो महाम अनगा ने। महाम अनगा ने। भाई साहब इतिहास के क्वेश्चन है, पूछा हुआ पेपर के है। महाम अनगा लुसेंट में ना भेट। तो समझ में आ रहा है बतिया? समझ रहे हैं ना आप लोग कि महाम अनगा लुसेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये घटना चक्र के है, पेपर में पूछा हुआ है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो महाम अनगा ने। महाम अनगा ने। कोई दिक्कत है? हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी। किसने? ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी। पुस्तक और लेखक। पुस्तक और लेखक ध्यान से सुनिएगा। पूछेगा कि ताजुल मासिर के लेखक कौन है? तो हसन निजामी। हसन निजामी। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो खांद मीर दे रहा है। हुमायूंनामा के गुलबदन बेगम है ना, ठीक है, इसमें खांद मीर दे रहा है लेखक। अच्छा, आलमगीरनामा के मोहम्मद काजीन। आलमगीरनामा के लेखक कौन है? मोहम्मद काजीन। नुस्खा ए दिलकुशा इसका लेखक कौन है? तो भीमसेन। कौन है? भीमसेन। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। तबकात ए अकबरी को किसने लिखा है? कौन? निजामुद्दीन अहमद। तुजू के बाबरी बाबर ने लिखा है। तुजू के बाबरी। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जानते हैं? तुजू के बाबरी। कोई दिक्कत है? बाबर की आत्मकथा है। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम। कौन बेगम? गुलबदन। आइए दोस्त थोड़ा सा अब हम लोग भूगोल पढ़ लेते हैं, ठीक ना? बने रहो। चलिए तो हम लोग भूगोल का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना दोस्त? खाद्यान्न फसलें से आज क्वेश्चन रहेगा। खाद्यान्न फसल में तो कौन सा फसल? रबी की फसलें। आज पूरा क्वेश्चन रबी की फसलें से संबंधित क्वेश्चन
होगा। ठीक है, आइए हम लोग A to Z क्वेश्चन देखेंगे रबी फसल से रिलेटेड। ठीक है, करें कि भारत में बुआई होती है मुख्यतः 3 फसलों की, कौन कौन सी? तो रबी खरीफ रबी फसल और खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल जानते हैं, खरीफ फसल आप लोग जानते हैं, लेकिन जायद फसल नहीं जानते हैं। जाताना खीरा ककड़ी होता है ना, जो मार्च अप्रैल मई में ये सब निकलता है, ठीक ना, खीरा ककड़ी ये सब जितना तरबूजा होता है, खरबूजो, ठीक है, ये सब देखिए आंखें में कुछ पड़ गया, ठीक है, तो ये सब क्या होता है? जायद फसल होता है। कौन सा फसल? जायद फसल होता है। ठीक, अभिकथन यानी कथन सुनिएगा दोस्त। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादक राज्य है। गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कारण कि सुअपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। तो कारण भी सही है, यानी दोनों कथन सही है और एक ही सही व्याख्या है। यानी गेहूं के लिए दोस्तों अगर बात करें कि कितना सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है, तो 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। कितना डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है? तो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। किस लिए? गेहूं के लिए। ठीक है, अच्छा जी, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम ड्यूरस। मैक्रोनी जो गेहूं है ना, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है क्या सर? तो ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है, रबी फसल की बुआई होती है तो अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में क्या कर दिया जाता है? काट लिया जाता है। यानी रबी फसल को दोस्त मार्च अप्रैल में क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। रबी फसल है तो सरसों, मसूर, चना, गेहूं आदि, यानी सरसों, मसूर, चना, गेहूं आदि सब कैसी फसल है? तो रबी फसल है। रबी फसल है तो सरसों, मसूर, चना, गेहूं आदि। गेहूं की अच्छी खेती आवश्यक परिस्थिति समुच्चय है तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। यानी गेहूं की कृषि के लिए दोस्त मध्यम ताप, यानी नहीं तो उच्च ताप होना चाहिए, नहीं बहुत कम ताप होना चाहिए, यानी एक मध्यम ताप। कितना ताप सर? तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान इसको गेहूं के लिए चाहिए। और क्या सर चाहिए? तो मध्यम वर्षा की जरूरत होती है, यानी 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। बहुत सुंदर। गन्ना, कपास, जूट तथा गेहूं में से नकदी फसल में से सम्मिलित नहीं है तो गेहूं। कपास, जूट और गेहूं, गन्ना नकदी फसल है, कपास भी नकदी फसल है और जूट भी नकदी फसल है। नकदी फसल, अब लड़का सोचेगा कि कौन सा फसल होता है, तो देखिए दोस्त, नकदी फसल उसे कहते हैं जिस फसल को आप काट कर सीधे मार्केट में सप्लाई करते हैं। जैसे ऊख, ईख जो है ना, उसको भोजपुरिया में ऊख कहते हैं, ठीक ना। और के हम लोग क्या करते हैं कि खेत से काट कर ईखवा के, एक इंग्लिश मीडियम वाला सोचेगा तो सुगर कैन कहते हैं, सुगर कैन कहते हैं। उसको खेत से काट कर और सीधे मार्केट में छठ में सप्लाई हो जाता है, तो क्या हो गया? नकदी फसल। कौन सा फसल? नकदी फसल। या और कौन लेता है? तो जूस पिलाने वाला सीधा खरीद लेता है, कोई दिक्कत? तो सब नकदी फसल में आता है। ठीक है, नकदी फसल समूह है तो कपास, गन्ना और केला। केला भी डायरेक्ट निकालिए और सीधा मार्केट में लाइए, बेचा जाएगा। गन्ना, कपास, ये सब कैसा है? तो नकदी फसल। ठीक, 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से क्रम है तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। अगर पूछेगा दोस्त कि सबसे अधिक गेहूं का उत्पादक राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। अगर पूछेगा कि प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? पंजाब राज्य है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मही सुगंधा प्रजापति है धान की फसल की, धान की फसल की, यानी मही सुगंधा प्रजाति है किस फसल की? धान की फसल की। कोई दिक्कत है? भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है तो गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में। यानी सर कहने का मतलब है कि भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है किस चीज उत्पादन में? तो गेहूं के, आलू और गन्ना तीनों उत्पादन में कौन है प्रथम स्थान पर? उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश? क्या चीज में? तो गेहूं भी, आलू भी और गन्ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई होती है
वह है सोनरा 64। सोनरा हई सोनारा ना, गाली मत दीजिएगा, सोनार नहीं। इस सोनरा 64 जो है ना गेहूं की प्रजाति है, सोनरा 64। तो गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की जाती है, तो सोनरा 64। सोनरा गेहूं में बौनेपन का जीन है, यानी गेहूं जो है ना बौनापन हो जाता है, गेहूं में बौनापन किसके कारण सर? तो नोरिन 10 के कारण। नोरिन 10 यानी नोरिन 10 के कारण गेहूं में क्या हो जाता है? बौनापन हो जाता है। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है, तो असिंचित परिस्थितियों के लिए, असिंचित परिस्थितियों के लिए मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है किसके लिए? असिंचित परिस्थितियों के लिए। राज 3077 एक प्रजाति है, तो गेहूं के राज, राज नाम होता है ना लड़का के, ठीक है। तो राज जो है ना, राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। किसकी प्रजाति है? गेहूं की। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। किसकी है? गेहूं की। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। गेहूं की फसल का रोग कौन सा है? रस्ट, यानी गेहूं में कौन सा रोग लगता है? रस्ट रोग। रस्ट रोग किसके कारण? तो कहवा के, कहवा कहवा कवक। रस्ट रोग किसके चलते? कवक के चलते। किसके कारण? कवक के कारण, ठीक है। कल्याण सोना 21 में है, किसकी? गेहूं के। कल्याण सोना, मान जा सोना ना, कल्याण सोना कौन सा? कल्याण सोना, ठीक है। कल्याण सोना किसकी? किसमें है? तो गेहूं के, ठीक है। किसकी? गेहूं की, ठीक है। अच्छा, गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्में कौन सी है? तो अर्जुन और सोनालिका। कौन सी? अर्जुन और सोनालिका। सबसे अधिक पैदावार वाली किस्में है कौन सा? अर्जुन और सोनालिका। गेहूं की सोनालिका जो गेहूं रोपिएगा ना तो सबसे अधिक पैदावार होएगा, और अर्जुन गेहूं रोपिएगा ना तो उसका पैदावार सबसे अधिक होगा। कोई दिक्कत है? आइए तो आइए कभी हमारा बिहार में, ठीक है। ट्रिटिकेल जिन दो के बीच का संकर यानी क्रॉस है, वह है गेहूं में और राई। यानी ट्रिटिकेन जो है ना, जिन दो के बीच का संकरण है वह गेहूं और राई। गेहूं और राई के संकरण से यानी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से क्या बनता है? ट्रिटिकेल। क्या बनता है? ट्रिटिकेल। करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। करनाल बंट पूछेगा कि किसकी बीमारी है? तो गेहूं की। और रस्ट गेहूं की फसल का रोग है, यह 3 प्रकार का होता है, पीला, भूरा और काला। यह रस्ट लोग किसके कारण लगता है? तो कवक के कारण। किसके कारण? कवक के कारण। कवक कैसा होता है? परपोषी। कवक परपोषी होता है ना, ही दूसरे पर आधारित रहता है। बाल झड़ना कवक के चलते, खाद खुजली कवक के चलते। कोई दिक्कत है? दाद, खाद, खुजली सब कवक के चलते। कोई दिक्कत नहीं ना है? बहुत बढ़िया है। गेहूं की खेती के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? दोमट बनावट वाली मिट्टी। अगर पूछेगा कि पानी की धारण क्षमता सबसे अधिक किस मिट्टी की होती है? चिकनी मिट्टी के। उसके बाद दोमट मिट्टी के, और सबसे कम बलुआ मिट्टी। कौन मिट्टी? बहुत सुंदर। तो आप, तो ठीक है दोस्तों, आपको यह मेरा क्यूज कैसा लगा? अगर यह क्यूज आपको बढ़िया लगा ना तो कृपया करके अपने जो मोबाइल में ग्रुप है ना उसमें शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, ठीक है। और ये जितना से जितना हो सके पूरे बिहार में भौकाल कहते हैं ना, भौकाल मचा दीजिए। कोई दिक्कत है? भौकाल मचाइए, भौकाल। लाइक ठोकिए, कमेंट कीजिए, ठीक ना। और जैसा भी लगे, ठीक है, आप मेरा क्यूज के बारे में जो भी अच्छा लगे तो अच्छा टाइप कीजिए, क्या इंप्रूव करना है वो भी टाइप कीजिए कि सर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कुछ लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर आप चैप्टर बता देते हैं तो अच्छा रहेगा कि कौन सा चैप्टर हम लोग याद करके रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये घटना चक्र का मिक्स जो आता है ना जीके वाला, जीएस वाला बुक, वही है, यानी सामान्य ज्ञान घटना चक्र का है, ठीक। इसमें क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा चीज दिया है, ठीक ना। तो वही कंबाइंड वाला, कभी फिजिक्स पढ़ते हैं तो कभी भूगोल पढ़ते हैं तो कभी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसी को हम चलाते हैं। क्योंकि आए दिन दरोगा और बिहार पुलिस में देखिएगा इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। लूसेंट वाला पार्टी अब पुरान हो गया है, बात समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन उतना वैसा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरूर घटना चक्र का बुक को प्रीफर करें, और घटना चक्र का वो हम लोग पढ़ते हैं, आप जरूर वीडियो देखें, ठीक। जय जय भारत। कोई दिक्कत है?